मैं एक अर्बन एक्सप्लोरर हूँ। मुझे अजीब हॉन्टेड प्लेसेस और रहस्यमय घटनाओं को एक्सप्लोर करना पसंद है। मैं कुछ ऐसी रियल हॉरर घटनाओं को सामने लाता हूँ जो बस अफवाह लगती है, लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाते हो तो सच खुद डर बनकर सामने आ खड़ा होता है। कभी कभी तो वो इतना डरावना होता है कि रातों की नींद हराम हो जाती है। आज मैं ऐसी ही एक अजीबोगरीब घटना को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, जो सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि एक ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट है जिसकी तह में छुपा है वो शॉकिंग ट्रूथ जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। उसी शॉकिंग ट्रूथ को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। इस घटना का हर एक शब्द एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़ा है कि इसमें से एक शब्द भी मिस कर दोगे तो फिर आप इस घटना को समझ नहीं पाओगे, जो कि आपकी बड़ी गलती होगी। क्योंकि ये कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि वो डरावनी हकीकत थी जिसने ना सिर्फ उस जगह को दहला दिया था बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। घटनाएं तो आपने अनेक देखी और सुनी होगी, लेकिन ये घटना उन सभी घटनाओं से अलग और हटके है। और ऐसी स्ट्रेंज घटना फ्यूचर में शायद ही आपको देखने या सुनने मिले। इस घटना के बारे में जितना कहे उतना कम है। बस शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि उम्मीद से ज्यादा वैल्यू देने वाली यह एक अलौकिक और दुर्लभ घटना है, और इसके हर पहलू में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो घटना के शुरू होने से लेकर अंत तक आपकी दिलचस्पी और उत्सुकता को बरकरार रखेंगे। उसका सबूत आपको वीडियो में मिल जाएगा कि किस तरह ये घटना बाकी घटनाओं से अलग और हटके है। मैंने इस घटना की गहरी तहकीकात करके कुछ ऐसी जानकारी हासिल की है जो इंसानी सोच से परे है, जिसमें 10 सेकंड की एक ऐसी बात भी शामिल है जो एक्सट्रीमली रेयर और मैचलेस है। उस पर मैं दावा करता हूँ जो कोई भी ये बात जानेगा उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसको गलती से भी मिस मत करना। वीडियो में जब उस बात का जिक्र होगा तो मैं आपको पहले ही आगाह कर दूंगा, लेकिन आप वीडियो स्किप मत करना। हो सकता है जो पार्ट आप स्किप करोगे उस पार्ट में ही वो 10 सेकंड वाली बात हो, जिसे मिस करके आप वो मिस कर दोगे जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे बेहद खुशी है कि छानबीन के दौरान मुझे ऐसा सत्य जानने मिला जो अलौकिक और दुर्लभ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब ये वीडियो यूट्यूब पर आखिरी बार है, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊं। उनका कहना है कि मैं सारा समय अपनी शौक पर फोकस करूं, ना कि यूट्यूब पर। वो कह रहे हैं 2 कश्ती में सवार होने से ना इधर के रहोगे ना उधर के, इसलिए मुझे घर में स्ट्रिक्टली वार्निंग भी दी गई है कि अगर हमारे साथ रहना है तो यूट्यूब छोड़ दो, और यूट्यूब के साथ रहना है तो हमें छोड़ दो। यही बात मुझे बहुत टेंशन दे रही है, जिससे मैं चैनल डिलीट करने की सोच रहा हूँ। लेकिन फिलहाल सोच रहा हूँ कि जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए टेंशन ना लेते हुए आज मैं आपको एक ऐसी रियल और सुपरनेचुरल घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने न्यूज़पेपर के जरिए पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। और जब इतने सालों बाद मैंने इस घटना को एक्सप्लोर किया तो मुझे कुछ ऐसी रेयर और हिडन जानकारी मिली है जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा हो। मिली जानकारी के साथ अभी यह घटना हर एंगल से परफेक्ट और कंप्लीट हो गई है। गए साल 1 जनवरी 2024 में जब मैंने इस घटना के बारे में पढ़ा तो मैं दंग रह गया और सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ऐसे हुआ होगा या ये कोई अफवाह है? वो जानने के लिए मैंने उसी दिन मेरे जीजाजी से बात की, जो कि सीआईडी ऑफिसर थे, अब रिटायर है। किस्मत से मेरे जीजाजी और खोज साहब के अच्छे संबंध थे। खोज साहब के बारे में आप वीडियो में आगे जानोगे। छानबीन के दौरान मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई वो सच्चाई को बयां करती थी और कुछ हद तक घटना के अधूरेपन को भी पूरा करती थी, लेकिन इतना मेरे लिए काफी नहीं था। मुझे तो इस घटना की जड़ तक जाना था, और सच कहूं तो एक काम इतना आसान नहीं था। मानो अंधेरे में तीर मारने जैसी बात थी। शुद्ध पागलपन था, क्योंकि 2024 में इस घटना को हुए 54 साल बीत चुके थे, और इतने सालों बाद मैं सच और झूठ का पता लगाने चला था, वो भी सिर्फ उत्सुकता हेतु। इसे शुद्ध पागलपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहें। लेकिन जीजाजी के साथ रहने से मेरा दिमाग सीआईडी की तरह चल रहा था। कहते हैं ना, संगत वैसा असर। और टीवी में सीआईडी एपिसोड देखकर मेरे दिमाग में टॉप आइडियाज आते रहते थे, जैसे कि किसी मुश्किल से मुश्किल केस को किस तरह सॉल्व किया जाना चाहिए। उस समय मैं माहिम में रहता था, जहाँ से धारावी का डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है। माहिम वेस्ट में है और धारावी ईस्ट में है। सच्चाई की जड़ तक पहुंचने के लिए मुझे जरूरत थी एक ऐसी जीती जागती कड़ी की जो मुझे इस घटना की छोटी से छोटी जानकारी दे सके। उसके लिए मैं एक नहीं बल्कि कई बार धारावी के उस इलाके में गया था जहाँ पे ये घटना घटी थी।
लेकिन सही तरीका पता ना होने के कारण मुझे निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा, जिससे मुझे लगने लगा था कि मैं पागल हूँ। ये कौन सा काम हाथ में लेकर बैठा हूँ। 54 साल पहले का सच झूठ जानने में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ कुतूहलवश। मेरे लिए ये बात आसमान से गिरा और खजूर पे अटका जैसी बनकर रह गई थी। लेकिन सर पर जुनून और दिल में आस थी, एक ऐसे इंसान की जो इस घटना का चश्मदीद गवाह हो, जो कि मुझे इस घटना की हर बारीकी को बताए। इसलिए मैंने जोशो जुनून से आखिरी कोशिश करने की ठानी और धारावी में रहने वाले मेरे कॉलेज के एक खास दोस्त का सपोर्ट लेकर उस इलाके के पुराने और बुजुर्ग लोगों से उस घटना के बारे में जानने की जी तोड़ कोशिश की। लेकिन सफलता मेरे से कोसों दूर थी। तब मुझे घटना की सच्चाई जानना असंभव सा लगने लगा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी मशक्कत और कड़ी मेहनत से आखिरकार 1 साल बाद मेरी एक ऐसे इंसान से भेंट हुई जिसका नाम मलप्पा था, जो कि 81 साल का था और लकीली वो इस घटना से परिचित था। उसकी कुंडली जानोगे तो सन्न रह जाओगे। अब दिक्कत यह थी कि मलप्पा बीमार था, यहाँ तक कि बोल पाने की स्थिति में भी नहीं था, और तो और उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे, जबकि मुझे घटना की सच्चाई जानने के लिए किसी भी कीमत पर मलप्पा की मदद चाहिए थी। इसलिए मैंने मलप्पा का इलाज करवाया, जो 2 महीने तक चला और ईश्वर की कृपा से मलप्पा ठीक हो गया। लेकिन उसने मुझे घटना की जानकारी नहीं दी, जिससे मैं अत्यंत बेचैन हो गया। समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। फाइनली 2 महीने और 23 दिन बाद उसने मुझे घटना के बारे में बताया, जो ऐसी बातें थी जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इन पॉइंट्स को तो जरूर देखें। तो अब घटना को शुरू से सुनने के लिए दिल थाम कर बैठ जाइए। वैसे ये सिर्फ सुनने वाली घटना नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने वाली हकीकत है, इसलिए इसमें खो जाने को तैयार हो जाइए। साल 1966, धारावी, जहां चंद्रप्पा और मालती नाम का एक खुशहाल जोड़ा रहता था, जो कि पति पत्नी थे। चंद्रप्पा पैसे के मामले में साधारण था, लेकिन प्यार में मालामाल, क्योंकि उसकी पत्नी मालती उसकी जिंदगी की रोशनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वैसे ईश्वर के सिवा कोई भी भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो नहीं जान सकता। इसी के चलते एक दिन जब चंद्रप्पा यार दोस्तों की बातों में आकर उनके साथ शराब पीने गया, तो वे सब धारावी की मशहूर जास्मिन मिल के पास एक शराब के ठेके पर पहुंचे। उस ठेके का मालिक सुबैया था, जो उस इलाके का एक जाना माना नाम था। उस दिन चंद्रप्पा ने लाइफ में फर्स्ट टाइम शराब पी, और पहली ही बार में उसको शराब इतनी भाग गई कि बाद में वो जब मन करता शराब पीने अकेला ही उस ठेके पर जाने लगा। इस तरह बार बार जाने से उसकी दोस्ती ठेके के मालिक सुबैया के साथ हो गई, और आगे जाकर दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि पैसे ना होने पर भी सुबैया चंद्रप्पा को शराब पिलाने लगा, जिससे चंद्रप्पा को शराब की लत लग गई और वो रोज शराब पीने लगा। रोज रोज की शराब ने उसके घर की माली हालत बिगाड़ दी, जिससे मालती और चंद्रप्पा के बीच झगड़े होने लगे। मालती इससे परेशान हो चुकी थी, अब उनकी जिंदगी बर्बादी की कगार पर थी। एक दिन जब चंद्रप्पा सैलरी लेकर ठेके पर गया और खूब शराब पी, इतनी पी कि होश गवा बैठा। ठेके के मालिक सुबैया ने देखा कि चंद्रप्पा होश में नहीं है, सही से चल भी नहीं पाता, लड़खड़ा रहा है। इसलिए उसने चंद्रप्पा से कहा कि चल आज मैं तुझे घर पे छोड़ देता हूँ। चंद्रप्पा ने भी हामी भरी और सुबैया को घर का एड्रेस बताया। जैसे तैसे दोनों घर पहुंचे। मालती ने दरवाजा खोला और सुबैया ने मालती को देखा और देखता ही रह गया। वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। बाद में वो बहाने बनाकर बार बार मालती से मिलने आया करता था। इससे धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार अवैध रिश्ते में तब्दील हो गया। और ऐसी बातें लाख छुपाने पर भी नहीं छुपती। पड़ोसियों ने चंद्रप्पा को बता दिया कि मालती और सुबैया का चक्कर है। इस बात से चंद्रप्पा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मालती को सख्त हिदायत दी कि सुबैया से दूर रहे, वरना अंजाम बुरा होगा।
और सुबैया को भी धमकी दी कि अगर उसने मालती से मिलने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। इतने पर भी मालती और सुबैया माने नहीं और चोरी छुपे मिलते रहे। यहाँ तक कि दोनों ने शहर छोड़ने का फैसला भी लिया और धारावी बस डिपो जा पहुंचे। वहां किसी ने उन्हें देख लिया और चंद्रप्पा को खबर कर दी, जिससे चंद्रप्पा ने डिपो में जाकर मालती और सुबैया को रंगे हाथ पकड़ लिया। मालती तो हाथ आ गई, लेकिन सुबैया भाग गया। गुस्से में चंद्रप्पा ने मालती को घर लाकर बुरी तरह पीटा और आखिरी चेतावनी दी कि इसके बाद जुबा पर सुबैया का नाम भी लिया तो वो उसका आखिरी दिन होगा। मालती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि चंद्रप्पा उसे सच्चा प्यार करता है, वरना वो उसे सुबैया के साथ जाने देता, ना कि वापस घर लेकर आता। अब वो चंद्रप्पा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन चंद्रप्पा का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। अगले ही दिन वो अपने यार दोस्तों के साथ सुबैया के ठेके पर गया। वहां उसने जमकर तोड़फोड़ की और सुबैया को इतना मारा कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिससे सुबैया बच गया। लेकिन उसने चंद्रप्पा से बदला लेने की ठान ली। कुछ दिन बाद मालती और चंद्रप्पा के बीच सब कुछ ठीक हो गया। चंद्रप्पा ने शराब भी छोड़ दी, जिससे मालती के साथ उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। 2 साल होने आए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किस्मत को खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन जब चंद्रप्पा काम से जल्दी घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे सुबैया मिल गया। सुबैया ने चंद्रप्पा के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। चंद्रप्पा स्वभाव से भोला था, उसने सुबैया को माफ कर दिया और सुबैया ने इस मौके का फायदा उठाकर चंद्रप्पा को शराब पीने के लिए मनाया। 2 साल बाद चंद्रप्पा फिर उसी ठेके पर गया जहां से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। ठेके पर पहुंचने के बाद चंद्रप्पा ने थोड़ी शराब पी और जैसे ही वो खुर्ची से उठने लगा, सुबैया ने उसके लिए फिर एक पैक बना डाला और दोस्ती की कसम देकर चंद्रप्पा को पीने के लिए कहा। दोस्ती की खातिर चंद्रप्पा ने दूसरा पैक भी पी लिया। देर रात तक ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार चंद्रप्पा ने इतनी पी ली कि होश गवा बैठा। रात के 11:40 हो चुके थे। शाम को 8 साढ़े 8 बजे घर आने वाला चंद्रप्पा अब तक घर पर नहीं पहुंचा था, जिससे मालती अत्यंत बेचैन थी और वहां शराब के ठेके से सभी अपने अपने घर चले गए थे। शटर बंद करने का समय हो गया था। वहां मालती चिंता और सोच में डूबी थी और यहाँ चंद्रप्पा नशे में धुत अपना होश गवा बैठा था। अंधेरा छा गया था, माहौल सुनसान हो चुका था और शटर बंद करके सुबैया नशे में धुत चंद्रप्पा के पास आया और कहने लगा, सुन, तूने ही मुझे दोस्तों के साथ मिलकर पीटा था ना, है ना? आज मैं तेरा हिसाब बराबर करूंगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि लोग मुझे अस्पताल लेके गए और मैं बच गया, वरना तो ऑन द स्पॉट मेरी कहानी खत्म हो जाती। मैं तो बच गया, लेकिन तू नहीं बचेगा। आज मैं तेरा खात्मा करके ही रहूंगा। और फिर जोर जोर से उसने गुस्से में कहा कि देख मैं तेरा क्या आश्रय करता हूँ, और अपनी पिछली जेब से एक बटन चाकू निकाला। वो चाकू जो 70-90s की फिल्मों में गुंडा टाइप किरदारों द्वारा उपयोग के लिए काफी प्रसिद्ध था, जो एक फोल्डिंग चाकू होता है और आसानी से जेब में आ जाता है। उसी चाकू से उसने चंद्रप्पा के सीने में कई वार किए, जिससे चंद्रप्पा की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में सुबैया ने उसकी लाश को रात 2 बजे तक ठेके में छुपाए रखा। फिर लाश को घसीटते हुए जैस्मिन मिल की गेट नंबर 1 के पास स्थित पाइपलाइन की पानी की टंकी में बिना समय गवाए लाश को फेंक दिया। वहां घर पर मालती रात भर चंद्रप्पा का इंतजार करती रही। इस घबराहट में मालती सुबह सुबह ही पुलिस चौकी पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसको आश्वासन दिया कि वो चंद्रप्पा को ढूंढ लेंगे, लेकिन 15 दिन बीत जाने पर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने केस बंद कर दिया, ये कहकर कि चंद्रप्पा शायद शहर छोड़कर कहीं चला गया है। इस बात से मालती अंदर से टूट गई और सोचने लगी, उसने जो पहले गलती की थी ना, इसीलिए चंद्रप्पा उसको छोड़कर चला गया है। और वो पागलों की तरह उसका इंतजार करने लगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि चंद्रप्पा का कत्ल हो चुका था। किसी को इसकी भनक तक नहीं थी, यहाँ तक कि पुलिस को भी। अब सवाल ये उठता था कि जब कोई नहीं जानता था कि चंद्रप्पा कहाँ है, यहाँ तक कि पुलिस भी, तो फिर चंद्रप्पा के कत्ल की कहानी पुलिस को किसने बताई? क्या चंद्रप्पा का खून करते समय सुबैया को कोई देख गया था, उसने पुलिस को बताया, या सुबैया ने खुद अपने आप को पुलिस को सरेंडर करके गुनाह कबूल कर लिया था, या कुछ ऐसा अलौकिक हुआ था जो इंसानी सोच से परे था? जानने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहे। तारीख थी 27 मार्च और साल था 1970। रात के 9 बजे थे। धारावी पुलिस चौकी में सब इंस्पेक्टर अरुण खोत अपने काम में व्यस्त थे। सख्त गर्मी का मौसम था। ऐसी गर्मी में अचानक से ठंडी हवा का एक झोंका चौकी में प्रवेश कर गया। उसी के साथ एक 30-32 साल का शख्स चौकी में दाखिल हुआ। आकर सीधे खोत साहब के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया
और कहने लगा कि मुझे एफआईआर लिखवानी है। खोत साहब ने पूछा किसकी एफआईआर लिखवानी है। शख्स ने जवाब दिया मुझे मेरे कत्ल की एफआईआर लिखवानी है। ये सुनते ही खोत साहब और बाकी पुलिस वाले सन्न रह गए। खोत साहब ने सख्ती से कहा सुन, यहाँ मजाक नहीं चलता, उसकी भी सजा मिलेगी। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो। शख्स बोला सर मेरा खून हो चुका है और अब मैं एक आत्मा हूँ। ये सुनकर पुलिस वाले हंस पड़े, ये सोचकर कि शायद उसने जाड़ा पी रखी है। लेकिन शख्स गंभीर था। उसने अपना नाम चंद्रप्पा बताया, अपना घर का पता, अपनी पत्नी का नाम और कत्ल करने वाले का नाम भी बताया। कहा कि 6 महीने पहले सुबैया नाम के व्यक्ति ने उसका कत्ल कर दिया है और लाश को जास्मिन मिल की गेट नंबर 1 के पास स्थित पाइपलाइन की पानी की टंकी में फेंक दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहकर वो तेजी से चौकी से निकल गया। जब वो शख्स कुर्सी से उठकर जा रहा होता है उस वक्त खोत साहब उसकी चाल पर गौर करते हैं। पता चलता है कि आया हुआ शख्स थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसके जाते ही सब इंस्पेक्टर खोत साहब ने तुरंत ही अपने सहकर्मी को उसके पीछे भेजा। समय था रात का। चौकी के बाहर डिम लाइट लगी हुई थी। माहौल अत्यंत साइलेंस था। वैसे ये 55 साल पुरानी बात है। रात का समय, डिम लाइट और शांत माहौल में कांस्टेबल ने क्लियरली उस शख्स के स्टेप्स की आवाज सुनी, लेकिन वो शख्स उसको नहीं दिखा, जिससे कांस्टेबल ऐसा डर गया कि उसकी बोलती ही बंद हो गई। जबकि खोत साहब उस अजनबी रहस्यमय शख्स के बारे में रात भर सोचते रहे। जब मैंने इस घटना की व्यक्तिगत छानबीन की तो मुझे एक अजीब बात जानने मिली थी। वो ये कि आया हुआ शख्स निश्चित समय के लिए ही चौकी में बैठा था। उसकी डिटेल बात पक्के सबूत के साथ आप आगे वीडियो में जानोगे और जानकर हैरान रह जाओगे। फाइनली खोत साहब ने 29 मार्च को तहकीकात शुरू कर दी, जिसमें गेट नंबर 1 के पास स्थित जास्मिन मिल की पाइपलाइन की पानी की टंकी में पुलिस को वाकई एक लाश मिली, जो अब कंकाल बन चुकी थी, जिसमें उसका दायां पैर भी नहीं था। तहकीकात करने से पता चला कि पानी के बहाव से पैर बह गया था। चेकिंग के लिए कंकाल को तुरंत फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या सच में ये वही लाश है जैसा उस शख्स ने एफआईआर लिखवाते वक्त बताया था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि कंकाल की शिनाख्त करने के लिए फोरेंसिक वालों को मृतक का फोटो चाहिए था, जो मिलना आसान नहीं था। और हो भी कैसे सकता है, क्योंकि चौकी में आए उस शख्स के बताने से पहले इस घटना के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। एफआईआर में शख्स ने घर का जो एड्रेस लिखवाया था उस एड्रेस पर पुलिस पहुंची तो वहां उनको चंद्रप्पा की पत्नी मालती मिली, जिससे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रॉब्लम सॉल्व हुए। नंबर 1, पुलिस को मालती मिली। नंबर 2, मृतक का फोटो प्राप्त हुआ। नंबर 3, मालती को भी पता चला कि चंद्रप्पा का मर्डर हो गया है। वैसे भी वो पागलों की तरह चंद्रप्पा का इंतजार कर रही थी। फोटो मिलते ही फोरेंसिक वालों ने कंकाल की खोपड़ी के साथ फोटो का सुपर इम्पोजिशन करके शिनाख्त की और उससे जो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई वो ये थी कि मिला हुआ कंकाल किसी और का नहीं बल्कि चंद्रप्पा का था। मृतक की उम्र 32 से 35 साल बताई गई। डेंटल रिकॉर्ड से पता लगा था कि मृतक के दाएं जबड़े में 2 दांत कम थे। स्केलेटल एनालिसिस से यह जानने मिला था कि मृतक के बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई थी। परफेक्ट जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी मालती से 5 अहम सवाल पूछे, जिसमें नंबर 1, पुलिस ने मालती से पूछा कि आपका पति कब से लापता है। मालती बोली 2 सितंबर 1969 से। नंबर 2, पुलिस ने मालती से पूछा क्या आपके पति के बॉडी में कोई फ्रैक्चर था। मालती बोली हाँ, उसके पांव में फ्रैक्चर था, जिससे वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, क्योंकि पुलिस चौकी में खोत साहब ने भी देखा था कि आया हुआ शख्स कुर्सी से उठकर बाहर जा रहा था तो वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उस वक्त उसकी आत्मा ने शरीर रूप धारण किया था। नंबर 3, पुलिस ने मालती से पूछा कि उसके किस पांव में फ्रैक्चर था। मालती बोली उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर था। एक्सीडेंट के दरमियान उनके बाएं पैर की हड्डी टूट गई थी। नंबर 4, पुलिस ने मालती से यह भी पूछा कि एक्सीडेंट के दरमियान उनको कहां कहां मार लगा था। मालती बोली पैर की हड्डी टूटने के साथ उनके दाएं तरफ के 2 दांत भी गिर गए थे। नंबर 5, फाइनली पुलिस ने मालती से यह पूछा कि आपके पति का नाम क्या था। मालती बोली मेरे पति का नाम चंद्रप्पा था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे एकदम ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, 27 मार्च 1970 की रात चौकी में आए शख्स ने एफआईआर लिखवाते वक्त कही हुई बातें। नंबर 2, 29 मार्च को प्रत्यक्ष छानबीन के दौरान उन बातों से मिलते जुलते हूबहू सबूत। नंबर 3, कंकाल का सच साबित करने वाला फोरेंसिक रिपोर्ट। और नंबर 4, चंद्रप्पा की पत्नी मालती का बयान। ये वो सब सबूत थे जो सच को उजागर करते थे, जिससे शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। और उसी के आधार पर पुलिस ने 4 अप्रैल को सुबैया को गिरफ्तार किया, लेकिन सबूत के अभाव से उसको न्यायिक हिरासत नहीं मिली।
चंद्रप्पा की आत्मा ने पुलिस चौकी में एफआईआर लिखवाते वक्त जो घटना सुनाई थी, उस दलील को कोर्ट ने शुरुआत में ही सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि ऐसी बातों पर अदालत रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती। इन सभी बातों के चलते 6 अप्रैल को अदालत की अवधि समाप्त हो गई, जिससे सुबैया को लगा अब वो बच जाएगा। लेकिन पुलिस ने 29 अप्रैल को सारे के सारे सबूत कोर्ट में पेश किए, जिसके तहत कोर्ट ने सुबैया को न्यायिक हिरासत सुनाई और मुंबई की मशहूर आर्थर रोड जेल में भेज दिया, जो चिंचपोकली महालक्ष्मी स्टेशन से थोड़ी दूर पर स्थित है। सुबैया जेल में अपनी सजा काट रहा था, लेकिन 5 जुलाई की रात 2:15 बजे अचानक सुबैया नींद से उठकर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। वो जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको जकड़ लिया हो। आसपास के कैदियों ने जब ये देखा तो उनको सुबैया के अलावा वहां कोई नहीं दिखा, जिससे वो कैदी डर गए और किसी भी कैदी ने चंद्रप्पा के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उल्टा जेल की दीवार से चिपक कर एकटक सुबैया को देखते रहे। 2-3 मिनट तक चंद्रप्पा ऐसे ही चिल्लाते रहा। आखिरकार जेल के कर्मचारी भागकर उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक तो वो बेहोश हो चुका था। देखने पर पता चला कि उसको किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा था, इसलिए जेल कर्मचारी उसको जेल के अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने जब उसकी हालत देखी तो वो भी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि सुबैया की पूरी बॉडी पर नाखून से की गई कुछ ऐसी खरोचें थी जो किसी इंसानी नाखून की खरोचें नहीं लग रही थी। डॉक्टर के पूछने पर सुबैया ने कहा कि वो मुझे मार रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। यह सुनकर डॉक्टर सोच में पड़ गए कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल। जब वहां कोई था ही नहीं, दिख नहीं रहा था, तो फिर इसको कौन मार रहा था, ये क्या बोल रहा है। खैर, सुबैया के ठीक हो जाने के बाद उसको फिर से जेल में लाया गया। 13 जुलाई की रात 1:45 बजे एक बार फिर उस पर अटैक हुआ और इस बार उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और उसे मारने वाला भी दिख रहा था, जबकि बाकी लोगों को नहीं दिख रहा था। सुबैया जमीन पर गिरकर ऐसे तड़प रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जूझ रहा हो। तो उसकी पूरी बॉडी पर नाखूनों की खरोचें थी और सिर पर भी मार लगा था, जैसे किसी ने लोहे की रोड सिर पर दे मारी हो। वो जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि चंद्रप्पा मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैंने तेरे साथ गलत किया है, मुझे माफ कर। इस तरह वो गिड़गिड़ा रहा था। वहां के कैदी और बाकी के लोगों को एहसास हुआ कि वहां कोई तो था, लेकिन वो शायद सुबैया के अलावा और किसी को नहीं दिख रहा था। फाइनली 10 दिन बाद 23 जुलाई को रात 10:30 बजे जेल में अफरा तफरी मच गई। देखते हैं तो क्या, फिर एक बार सुबैया पर हमला हुआ, लेकिन इस बार सुबैया ना तो चिल्लाया और ना ही उसने माफी मांगी। अटैक कुछ ऐसा हुआ कि पलक झपकते ही किसी ने सुबैया को जोर से हवा में उछाला, जिससे उसकी बॉडी खतरनाक तरीके से वाइब्रेट हुई। थोड़ी देर ही सही वो हवा में लटक गया, बाद में धड़ाम से जमीन पर गिरा। ऐसे लगा जैसे किसी को उसने हवा में उछालकर जोर से जमीन पर पटक दिया हो, जिससे ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। यह हत्या बड़ी बेरहमी से की गई थी, जिसमें सुबैया के मुंह से खून निकल रहा था, जबान बाहर खींच ली गई थी, यहाँ तक कि दोनों आंखें भी बाहर निकाल दी गई थी। उसके गले में नाखून गाड़ दिए गए थे और तो और सबसे अजीब यह था कि उसके दोनों कान भी गायब थे। ऐसा खतरनाक दृश्य देख वहां मौजूद सबके सब अवाक रह गए कि यह कैसी मौत है, ऐसा तो कोई हैवान ही कर सकता है। जिससे लोगों का शक यकीन में बदल गया कि सुबैया को मारने वाला और कोई नहीं, चंद्रप्पा था। इस तरह चंद्रप्पा ने खून का बदला खून से लिया। ये घटना न सिर्फ सत्य और अलौकिक है, बल्कि दुनिया की उन चुनिंदा घटनाओं में से एक है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह मामला आज भी धारावी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है और धारावी पुलिस चौकी में इसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। बाकी कोई माने या ना माने, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले इस भयानक घटना को 100% सच मानते हैं। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। वो इसलिए कि अब मैं आपको रहस्य की उन गहराइयों में ले जा रहा हूँ जहाँ वो बातें छुपी है जो आपके दिल के तारों को झकझोर देगी। ये वो बातें हैं जो सत्य और अफवाह के बीच की महीन रेखा को छूती है। इन बातों को मैंने अपनी व्यक्तिगत तहकीकात से जाना है। यह घटना महज एक अफवाह थी या इसमें कोई सच्चाई भी थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने जब मैं रात 8 बजे मलप्पा से मिलने उसके घर गया, तब उसने मुझे घटना से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई जिसका अब तक कोई तोड़ नहीं और होगा भी नहीं। वैसे मैंने पुलिस रिकॉर्ड से इस घटना की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी जो आपने सुनी, लेकिन इसमें वो बातें नहीं थी जो अभी आप सुनने जा रहे हो। तो सुनो। जब मैं मलप्पा के घर पहुंचा तो वहां मलप्पा के साथ लगभग 60 वर्ष का एक शख्स भी मौजूद था। उसके सामने मलप्पा ने मुझे घटना का सारा वृत्तांत सुनाना शुरू किया, जिसे सुनते ही मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि मलप्पा ने जो कुछ भी मुझे बताया वह पूरी तरह से पुलिस रिकॉर्ड की घटना से मेल खा रहा था। बात यही तक सीमित नहीं थी। इसके आगे मलप्पा ने जो मुझे बताया उसका जिक्र पुलिस रिकॉर्ड की घटना में दूर दूर तक कहीं नहीं था। ये वो बातें हैं जो न सिर्फ सोचने पर मजबूर कर देती है, बल्कि इस अधूरी घटना को एक संपूर्णता भी प्रदान करती है। तो ध्यान से सुनिए मलप्पा ने मुझे क्या कहा। मलप्पा ने मुझे कहा कि चंद्रप्पा अकेला नहीं था,
वे कुल 4 भाई थे, बसप्पा, शिवप्पा, मलप्पा और चंद्रप्पा, जिसमें चंद्रप्पा सेकंड लास्ट और मलप्पा सबसे छोटा था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि धारावी में मैं जिस व्यक्ति के साथ था, जिसका नाम भी मलप्पा था, वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रप्पा का सगा छोटा भाई मलप्पा था। उसने ही मुझे ये बातें बताई कि वो ही चंद्रप्पा का छोटा भाई मलप्पा है। यह जानकर मैं अत्यंत चौंक गया, लेकिन चौंकने से ज्यादा इस बात से खुश हुआ कि सच्चाई से रूबरू होने के लिए ईश्वर ने मुझे चंद्रप्पा के भाई मलप्पा से मिलवाया था। आगे बढ़ते हुए मलप्पा ने भारी मन से बताया कि मेरे तीनों भाई अब इस दुनिया में नहीं है। खास तौर पर चंद्रप्पा के बारे में बताते हुए उसने कहा, हम चारों में से वह सीधा था, लेकिन बाद में शराब की लत ने उसे जकड़ लिया था। उसने आगे एक और चौंकाने वाली बात कही, जिसे सुनकर अनजाने में भी किस्मत जैसी चीज पर भरोसा हो ही जाएगा। मलप्पा ने कहा कि जब चंद्रप्पा छोटा था तो एक भविष्य वक्ता ने कहा था कि उसे दुश्मन से जान का खतरा है, और दूसरी बात यह भी कही थी कि उसकी जन्म तिथि ही उसकी मृत्यु की तिथि होगी। और हैरतअंगेज रूप से उसके जीवन में ये दोनों बातें सच साबित हुई थी। चंद्रप्पा की जन्म तिथि 2 सितंबर थी और उसकी मृत्यु भी 2 सितंबर को ही हुई, और उसकी जान का दुश्मन सुबैया था। मलप्पा ने मुझे एक और बात बताकर चौंका दिया। उसने कहा कि चंद्रप्पा का एक बेटा भी है। इस पर मैंने उसको तुरंत पूछा कि कहाँ है। मलप्पा ने इशारा किया, आपके सामने ही तो बैठा है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि मलप्पा के कमरे में लगभग 60 वर्ष का एक और शख्स भी मौजूद था, और यही वो चंद्रप्पा का बेटा था। मैंने उससे हाथ मिलाया, लेकिन नाम पूछना भूल गया। खैर, फाइनली मलप्पा ने मुझे उस व्यक्ति से मिलवाया जिसको देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रप्पा की पत्नी मालती थी। दोस्तों, आपने सही सुना, मालती, वही मालती जिसके पति चंद्रप्पा का मर्डर सुबैया ने किया था। मालती को मैंने अपनी आंखों से देखा, और मेरी आत्मा ने जो उस वक्त फील किया उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मैंने जब उनसे उनकी उम्र पूछी तो पता चला कि वह 85 वर्ष की हो चुकी थी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको चंद्रप्पा की याद आती है, तो उनका जवाब सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मालती बोली, चंद्रप्पा भले ही लोगों के लिए इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ है। मैंने सोचा शायद वो यादों की बात कर रही है, इसलिए मैंने उनकी बात को जरा घुमाकर पूछा। मैंने पूछा कि क्या आप यादों की बात कर रही है। उस पर मालती ने जो राज बताया वो अत्यंत चौंकाने वाला था। वो बोली, चंद्रप्पा सिर्फ मेरी यादों में ही नहीं बल्कि वो सचमुच मेरे पास आता है, यहाँ तक कि हम दोनों बातें भी करते हैं। यह सुनकर मेरे पर बिजली सी गिरी, और उसी बिजली की रफ्तार से मेरे दिमाग में एक सवाल भी उत्पन्न हुआ, और इसी सवाल के जवाब में 10 सेकंड की वो बात छुपी है जो एक्सट्रीमली रेयर और मैचलेस है। उसको मिस करके आप वो मिस कर दोगे जिसकी आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। तो अब सुनिए उस रात की बात को। जब मालती से मैंने सवाल किया कि चंद्रप्पा आपको कब से मिलने आता है, उसके जवाब में मालती ने मुझे जो कहा उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसने कहा कि 27 मार्च 1970 की रात लगभग 8:55 पर सुबैया ने बाजार में मुझसे बात करने की कोशिश की। इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं पुलिस में तेरे नाम की शिकायत कर दूंगी, और डर के मारे वो वहां से चला गया। और उसी रात ठीक 9:21 पर मेरे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मुझे शक हुआ और पूरा यकीन था कि वो सुबैया ही होगा। सुरक्षा के लिहाज से मैंने दरवाजा नहीं खोला और घर के अंदर से ही पूछा कि कौन है, और बाहर से आवाज आई, चंद्रप्पा। चंद्रप्पा का नाम और आवाज सुनकर उस वक्त मैंने जो महसूस किया था उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जिसका इतने महीनों से मैं पागलों की तरह इंतजार कर रही थी, वो फिर मेरे पास आ गया था। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और सामने चंद्रप्पा को देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि अगले पल ही मेरे पर बिजली गिरने वाली थी, जब चंद्रप्पा ने मुझे कहा कि मेरा खून हो चुका है और अब मैं एक आत्मा हूँ। मैं तुझसे मिलने आया हूँ और रोज आऊंगा जब तक तू हमेशा के लिए मेरे पास नहीं आ जाती। मुझे डर न लगे इसलिए वो मेरे पास शारीरिक रूप में आया था, और अब भी उसी रूप में आता है, और तो और मेरे सिवा और किसी को नहीं दिखता। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, 27 मार्च रात 8:55 पर सुबैया मालती से बाजार में मिलता है, और उसी रात 9 बजे चंद्रप्पा अपने कत्ल की FIR लिखवाने धारावी पुलिस चौकी जाता है। 9:20 पर वो चौकी से निकल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि चौकी में आया हुआ शख्स निश्चित समय के लिए ही चौकी में बैठा था, और ठीक 9:21 पर मालती से मिलने उसके घर पहुंचता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चंद्रप्पा अपनी मृत्यु के बाद भी सुबैया से मालती की रक्षा करने हेतु ही आया था। मालती ने मुझे बताया कि चंद्रप्पा ने उसे कहा था, मैं सुबैया को नहीं छोड़ूंगा। मालती ने यह भी कहा कि चंद्रप्पा ने उसे चेतावनी दी थी कि मैं तुझे मिलने आता हूँ, ये बात तू किसी को मत बताना, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए अपने पास बुला लूंगा। इसलिए मालती ने मुझे ये राज बता दिया ताकि चंद्रप्पा उसको अपने पास बुला ले। मालती ने कहा, वो रोज कहता है मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, और मुझे भी उसके पास जाना है। उस रात मैं भारी मन से घर लौट आया, और 2 दिन बाद जब मैं फिर एक बार मालती से मिलने गया तो पता चला कि वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, और मैं एक ऐसे सच से वाकिफ हो गया था जो सच में होता है। 55 साल पहले घटी हुई इस घटना के लोगों से ईश्वर ने मुझे मिलवाया था। जो असंभव था
उसे ईश्वर ने संभव किया था। इस तरह यह मेरे जीवन का कभी ना भूलने वाला अत्यंत दुर्लभ अनुभव बन के रह गया है। अगर मैंने इस घटना की तह में झांकने की कोशिश ना की होती तो इसके भीतर छुपे सच हमेशा के लिए रहस्य के अंधेरे में खो जाते। इस घटना से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो बेझिझक पूछना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अब बात करते हैं मेरे YouTube चैनल की। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं और सारा समय अपनी दुकान पर फोकस करूं। उनका कहना है कि YouTube टाइम वेस्ट है, मुझे परिवार की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मैं कंफ्यूज हूँ। एक तरफ मेरा पैशन है ऐसी कहानियां ढूंढना और दुनिया को बताना, दूसरी तरफ परिवार का दबाव। तुम क्या सलाह दोगे? दुकान पर फोकस करूं या अपने पैशन को फॉलो करूं? और अगर YouTube चलाना है तो कैसे शुरू करूं? कुछ टिप्स दो यार। चैनल रहा तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक दिल दहलाने वाली सच्ची कहानी के साथ। खुद का और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि आपकी सलामती ही उनकी खुशी है। बाय।